कल की क्लास में हमने पढ़ा नेपोलियन के कार्यों को। कुछ और भी कार्य हैं जिनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे पोप के साथ समझौता। क्रांति काल में चर्च व पादरी की संपत्ति का अधिग्रहण करके उसे कमजोर करने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप फ्रांस के अधिकांश कैथोलिक असंतुष्ट थे। नेपोलियन राज्य की बहुसंख्यक जनता पर पोप के प्रभाव से अवगत था। उसने एक बार कहा था कि लोग कहेंगे कि मैं पोपवादी हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं मिस्र में मुसलमान और फ्रांस में कैथोलिक हूँ। नेपोलियन धर्म के क्षेत्र में तटस्थ था, परंतु धर्म का उपयोग करके अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। फलस्वरूप नेपोलियन ने पोप से धार्मिक समझौता कर लिया, जो कॉनकॉर्डेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के अंतर्गत कैथोलिक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। बिशपों के नाम को प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को मिला, जबकि उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंपा गया। पादरियों को राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यह एक महत्वपूर्ण समझौता था। चर्च अब राज्य का प्रतिद्वंदी न होकर उसका सहभागी हो गया था तथा पोप की प्रधानता धार्मिक क्षेत्र में नाम मात्र के लिए कायम रही। अब हम देखेंगे नेपोलियन की कानून संहिता, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रांति से पूर्व फ्रांस में अनेक कानून थे तथा उनमें विभिन्न प्रकार की विसंगतियां थी। नेपोलियन ने कानूनों की एक संहिता तैयार करवाई, जिसे नेपोलियन की कानून संहिता कहा जाता है। फ्रांस में क्रांति से पहले तथा क्रांति काल में बने असंख्य कानूनों को समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन ने अपनी कानून संहिता के निर्माण के क्रम में नए कानूनों के साथ सिर्फ पुराने व उपयोगी कानूनों को ही स्थान दिया। नेपोलियन के कानून संहिता के सामाजिक पक्ष। इन कानूनों के माध्यम से विशेषाधिकारों को समाप्त कर समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। नेपोलियन ने अपनी इस संहिता के अंतर्गत परिवार में पिता को सर्वोपरि स्थान दे दिया। बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने के कानून को समाप्त कर सभी पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। इसमें विवाह को पवित्र स्थायी बंधन माना गया। कैथोलिकों के विरोध के बावजूद सिविल मैरिज तथा तलाक को स्वीकार किया गया। नेपोलियन के कानून संहिता के आर्थिक। नेपोलियन ने भूमि पर स्वामित्व के अधिकार को इतना कठोर व स्थायी बनाया कि किसानों को भूमि छिन जाने का भय नहीं रहा और वे नेपोलियन के समर्थक हो गए। नेपोलियन ने ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया तथा अपनी संहिता के माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को संरक्षण दिया। अब हम देखेंगे नेपोलियन के कानून संहिता का महत्व। नेपोलियन ने कोई कानूनी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ये संहिता किसी सिद्धांत पर आधारित न होकर उसकी सामान्य बुद्धि तथा अनुभव पर आधारित। इतिहास में इस संहिता का महत्व इस बात में है कि इसमें उन विशाल राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक सुधारों को लेखबद्ध करके स्थायी बना दिया गया, जिसकी लहर फ्रांस की क्रांति के बाद फैली। नेपोलियन के कानून संहिता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है, इसे यूरोप के साथ यूरोप के बाहर भी लागू किया गया। इतना ही नहीं, भारत में आईपीसी, जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, के निर्माण के समय मैकाले व अन्य सदस्यों ने इस कानून संहिता का भी सहारा लिया। इस कानून संहिता में कोई धार्मिक पक्षपात नहीं था। यह संहिता धार्मिक स्वतंत्रता तथा समानता की गारंटी प्रदान करती थी। नेपोलियन की कानून संहिता उसका सबसे स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। आज भी फ्रांस में मान्य विवाह पद्धति के रूप में नेपोलियन की पद्धति प्रचलित है। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों के विजयों में नहीं है। मेरी विधि संहिता ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी हो।
अब हम देखेंगे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। इसका आशय क्या? अर्थ, इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने जिस योजना का निर्माण किया उसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। इसे व्यापार बहिष्कार की नीति भी कहते हैं। वस्तुतः नेपोलियन ब्रिटेन को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करके, यानी फलस्वरूप सैनिक दृष्टि से, यूरोप पर फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, किंतु अंततः यह व्यवस्था विफल रही, जिसके निम्नलिखित कारण। पहला कारण, नेपोलियन ने यूरोपीय देशों को ब्रिटेन के साथ व्यापार में रोकने की कोशिश की, किंतु जब तक ब्रिटेन के दुनिया भर में फैले उपनिवेशों पर प्रतिबंध न लगा दिया जाता, तब तक इस व्यवस्था के सफल होने की आशा करना व्यर्थ था। दूसरा, बिना एक सशक्त जहाजी बेड़े के यूरोप के हजारों मील लंबे तटों पर नियंत्रण लगाना असंभव था। तीसरा कारण, यह एक असंभव योजना थी। प्रत्येक देश से यह आशा करना कि वह भारी कष्ट उठाते हुए इस योजना का पालन करता रहेगा व्यर्थ था। नेपोलियन का विचार था कि आर्थिक प्रतिबंधों से फ्रांस के उद्योगों का विकास होगा और यूरोप की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, किंतु इतने अल्प समय में यह संभव न हो सका। अब पांचवा, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भी अवैध रूप से यूरोप में माल आता रहा। इस योजना को सफल बनाने के क्रम में नेपोलियन विभिन्न यूरोपीय देशों से, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, प्रसा, रूस आदि, युद्धों में इतना उलझ गया, उसका वास्तविक लक्ष्य ही पीछे छूट गया। अगले कारण को देखेंगे। नेपोलियन की यह योजना अव्यवहारिक थी, क्योंकि वह यूरोपीय देशों के सभी मांगों को पूर्ण नहीं कर सकता था। इस योजना द्वारा यूरोप के शासक ही नहीं, बल्कि यूरोप की अधिकांश जनता और यहाँ तक कि फ्रांस का मध्यम वर्ग भी नेपोलियन के विरोध में उठ खड़ा हुआ। उस समय इंग्लैंड यूरोप में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सबसे शक्तिशाली देश था। इसकी शक्ति को कुचलना इतना आसान कार्य नहीं था। जिस समय नेपोलियन महाद्वीपीय व्यवस्था लाना चाहता था, उस समय इंग्लैंड यूरोप में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में एक शक्तिशाली देश था, जिसको कुचलना इतना आसान कार्य नहीं था। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह एक अव्यवहारिक योजना थी। फलस्वरूप यह असफल रही और अंततः नेपोलियन के पतन का कारण बनी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेपोलियन के पतन का कारण। जय हिंद, जय भारत।